असली सुख। एक गांव में मोहन और रमेश नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे। रमेश जहां बहुत बड़ा व्यापारी था, तो वहीं मोहन एक सीधा साधा मेहनती किसान था। एक दिन रमेश अपने घर से बाहर निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी विमला उससे बोली, आज जी आप बगैर नाश्ता किए जा रहे हैं, कुछ तो खाकर जाइए। तुमसे कितनी बार कहा है विमला, कभी भी जाते हुए मुझे मत टोका करो। वैसे ही काम को लेकर इतनी टेंशन रहती है, ऊपर से तुम अपना खाना लेकर बीच में आ जाती हो। देखिए जी, रोज रोज ऐसे ही भूखे घर से बाहर जाओगे तो अपनी सेहत बिगाड़ लोगे। तुम्हें मेरी सेहत की पड़ी हुई है और मुझे इस साल के नुकसान की पड़ी है। जानती हो विमला, इस साल पूरे 10,000 रुपए का घाटा हुआ है मुझे। इसी बात से मेरा दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं आपको क्या हो गया है। आखिर इतना धन कमाकर आप करेंगे क्या? आपका इतना बड़ा व्यवसाय है, इतनी संपत्तियां हैं और आपको चिंता है तो सिर्फ अपने 10,000 के नुकसान की। ये तुम नहीं समझोगी, जाओ। इतना बोलकर रमेश घर से बाहर चला गया और अपने गोदाम में जाकर अपने मुनीम से बोला, मुनीम जी, इस साल हमें 10,000 रुपए का घाटा हुआ है। ये व्यापार के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अरे तो बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से कोई उपाय सोचो। हमें इस वर्ष इस 10,000 रुपए के घाटे की पूर्ति करनी है और बहुत सारा मुनाफा भी कमाना है। सेठ जी, इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। हमारे पास बहुत सारी खेती है, हम उसमें से जो फसल उगाते हैं वही हम बाजार में बेचते हैं। आप अपने व्यापार के हिसाब से कुछ किसानों की उपजाऊ जमीन खरीद लीजिए। फसल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है, अच्छे दामों में बिकेगी और मुनाफा भी होगा। मुनीम की बात रमेश के दिल में घर कर गई। शाम को रमेश अपने घर पर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसका पड़ोसी मोहन मिल गया। मोहन मुस्कुराता हुआ रमेश से बोला, अरे क्या बात है रमेश, अब तो तुम रात में बहुत कम दिखाई देते हो। लगता है व्यापार में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे हो। मोहन, तुम ठहरे एक छोटे से किसान और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी। तुम तो सुबह से शाम तक हल जोत कर अपने घर आ जाते हो। अब मुझसे पूछो कि मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता है। देखो रमेश भाई, मेरा मानना है कि इंसान को बस उतना ही धन कमाना चाहिए जितने में उसका पेट भर जाए। भाई, अधिक धन की लालसा इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है। अब तुम स्वयं को ही देख लो, न तो तुम अपने परिवार को समय दे पाते हो और न ही समय से भोजन कर पाते हो। तो भला इतना धन एकत्रित करने से तुम्हें क्या फायदा? इतना बोलकर मोहन हंसता हुआ सीधा अपने घर चला गया। रमेश क्रोधित होता हुआ अपने आप से बोला, मूर्ख कहीं का, जानता ही नहीं कि आज के समय में सिर्फ उसी इंसान की वैल्यू है जिस इंसान के पास ज्यादा धन हो। इतना बोलकर रमेश अपने घर पर आ गया। घर पर उसकी पत्नी उससे बोली, मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रही थी। आपको समय का जरा भी अंदाजा है? रात के 10 बज रहे हैं। कितनी बार तुमसे कहा है विमला कि मेरा इंतजार मत किया करो। जब तुम्हें भूख लग जाए तो खाना खा लिया करो, समझी? ऐसे कैसे खा लिया करूं? मेरा पति भूखा हो और मैं पेट भर भोजन करूं। मेरे माता पिता ने मुझे इतने बुरे संस्कार नहीं दिए। विमला, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं व्यापार में कितना ज्यादा व्यस्त रहता हूँ और अभी भी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम खाना खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर रमेश अपने कमरे में चला गया और विमला मायूस होकर अकेले खाना खाने बैठ गई। रमेश बिस्तर पर लेटे हुए गहरी सोच में अपने आप से बोला, आखिर मैं किसकी उपजाऊ जमीन खरीदूं जिससे मेरा घाटा पूरा हो जाए और मुझे डबल मुनाफा हो जाए। तभी रमेश के दिमाग में एक विचार आया और वो सोचने लगा, हाँ, मेरे पड़ोसी मोहन की जमीन बहुत उपजाऊ है। भले ही वो कम है, लेकिन उसमें फसल बहुत अच्छी होती है।
मैं मोहन से कल ही उसकी जमीन खरीदने के बारे में बात करूंगा। अगले दिन रमेश मोहन के घर पर चला गया। अपने घर पर रमेश को देखकर मोहन बुरी तरह से चौंक गया। अरे क्या हुआ रमेश, आज तुम अपने गरीब पड़ोसी किसान के घर का रास्ता कैसे भूल गए? जरूर कोई खास बात होगी, तभी तुमने अपने दर्शन दिए हैं मुझे। मुझे तुमसे एक बहुत ही ज्यादा खास काम है मोहन। हाँ बोलो ना, क्या काम है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मोहन, मुझे जो है तुम्हारी जमीन खरीदनी है और मैं तुम्हारी जमीन के मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी जमीन उपजाऊ है और उसमें फसल बहुत अच्छी होती है। कोई भी जमीन उपजाऊ नहीं होती है रमेश, सारा किरदार किसान की मेहनत का होता है। अगर किसान चाहे तो अपनी मेहनत की शक्ति से बंजर जमीन का भी सीना चीर कर उसमें से अनाज उगा सकता है। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ मोहन, तुम्हारे फायदे की बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन की दुगनी तिगुनी यहाँ तक की चौगुनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे अपनी जमीन बेच दो। मोहन मुस्कुराता हुआ रमेश से बोला, तुम बहुत भोले हो रमेश, मुझे अभी समझे नहीं। मुझे धन की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना मुझे मिलता है मैं उतने में ही खुश हूँ और मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। मैं अपनी जमीन से जितना भी अनाज उगाता हूँ, मैं और मेरा परिवार उतने में ही खुश रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर तुम इतने कम धन में खुश कैसे रह लेते हो। फिर मैं तो तुम्हारे फायदे की बात करने आया था। अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, वरना उपजाऊ जमीन और भी किसानों के पास है, मैं उनसे खरीद लूंगा। इतना बोलकर रमेश वहाँ से चला गया और अपने मुनीम से बोला, मैं तो समझता था कि मेरा पड़ोसी मोहन भोला भाला है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि वो सिर्फ भोला ही नहीं बल्कि एक नंबर का मूर्ख भी है। लगता है उसने अपनी उपजाऊ जमीन बेचने से इनकार कर दिया है सेठ जी। तुम्हें कैसे पता? मैं मोहन का स्वभाव अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक अलग तरह का इंसान है। इस तरह के इंसान इस संसार में बहुत कम होते हैं कि जिन्हें जितना धन मिल जाए वो उतने में ही खुश हो जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है मुनीम जी कि उनका ऐसा सोचना सही है? रमेश की बात सुनकर मुनीम गहरी सोच में डूबते हुए बोला, मुझे लगता है कि मोहन बिल्कुल सही है। इंसान को उतने ही धन से खुश रहना चाहिए जितना उसके नसीब में हो। अधिक धन कमाने की लालसा इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है और वो अपने जीवन के उस खुशनुमा पलों को बर्बाद कर देता है जिन्हें वो अच्छी तरह से जी सकता था। मुझे नहीं पता था मुनीम जी कि तुम भी मोहन की तरह मूर्ख हो। अब समझ में आया कि मेरे व्यापार में मुनाफे की जगह घाटा क्यों हो रहा है, आपकी ऐसी सोच की वजह से। मोहन मुनीम का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से सीधे अपने घर पर चला गया और मोहन के बारे में बताते हुए अपनी पत्नी से बोला, अब तुम ही बताओ विमला, मोहन सही है क्या? मोहन अपनी जगह सही है, 100% सही है। आप स्वयं क्यों नहीं देख लेते? मोहन एक किसान है, लेकिन फिर भी कितना खुश रहता है। उसकी भी हमारी ही तरह एक बेटी भी है, वो भी कितनी खुश रहती है। आप अपने आप को देखिए, आपके पास कितना धन है और संपत्ति है, लेकिन आपको हंसे हुए और खुश होते महीने गुजर गए हैं। आपको तो ये भी नहीं याद होगा कि आप लास्ट टाइम कब हंसे थे। रमेश ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने घर से बाहर निकल आया। समय ऐसे ही बीतता गया। रमेश दिन रात मुनाफे के बारे में ही सोचता रहता। उसकी चिंता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। रमेश इसी चिंता में अपने घर से बाहर टहल रहा था कि तभी रमेश की 12 वर्षीय बेटी चंपा दौड़ती हुई रमेश के पास आकर बोली, पिताजी, ये देखिए, मैंने इस साल स्कूल में टॉप किया है। मगर रमेश के चेहरे पर कोई खुशी नहीं हुई। तुम्हें स्कूल टॉप नहीं बल्कि जिला टॉप करना चाहिए था। अब तुम शहर जाने की तैयारी करो। आज के बाद तुम शहर के स्कूल में पढ़ाई करोगी। लेकिन पिताजी, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे अपने गांव में ही अच्छा लगता है। मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ। नहीं चंपा, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है।
चंपा मुंह लटकाकर वहां से चली गई। तभी रमेश ने देखा कि उसके पड़ोसी मोहन की बेटी अंजू खुश होती हुई अपने घर पर आई और अपने पिताजी से बोली, पिताजी, इस वर्ष अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। अगले साल और मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, शाम को मैं इसी खुशी में तुम्हारा मनपसंद भोजन बनवाऊंगा। मोहन और उसकी बेटी मुस्कुराने लगे। रमेश उन दोनों को बड़ी गौर से देख रहा था कि तभी रमेश की पत्नी विमला वहाँ पर आ गई। क्या तुम नंदिनी को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसर बन जाए। तुम मोहन और उसकी बेटी को क्यों नहीं देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है, फिर भी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, जबकि इस मोहन की बेटी सिर्फ अच्छे नंबरों से पास हुई है। फिर भी वो कितना खुश है, कैसे मुस्कुरा रहा है और धीमी धीमी आवाज में गीत गुनगुना रहा है। विमला, मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैं कब मुस्कुराया था और कब गुनगुनाया था। बस सारे दिन दिमाग में टेंशन रहती है, जैसे मुस्कुराना ही भूल गया हूँ मैं। समय ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही 10 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। रमेश की बेटी चंपा अब जवान हो चुकी थी। वो इस गांव की कलेक्टर के लिए चुनी गई थी। रमेश अब बहुत ज्यादा संपत्ति का मालिक था, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन की बेटी एक सरकारी स्कूल में टीचर बन चुकी थी। उस दिन रमेश अपनी बेटी चंपा के साथ पूरे गांव में मिठाई बांट रहा था और वो मिठाई बांटने के लिए मोहन के घर पर चला गया। आइए आइए रमेश जी, जहाँ तक मुझे याद है आप 10 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। उसके बाद तो आप मुझे दिखे ही नहीं। हाँ, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है मोहन, इसीलिए मैं तुम्हें मिठाई देने आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है रमेश जी। और मेरी बिटिया भी सरकारी स्कूल में टीचर बन गई है, तो क्या तुम खुश हो? ये तो खुशी की बात है कि मेरी बेटी टीचर बन गई है। वैसे भी उसका टीचर बनने का सपना शुरू से था, जो आज पूरा हो गया। तभी अचानक रमेश को चक्कर आ गए और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। रमेश को बेहोश होता देख मोहन और रमेश की बेटी चंपा बुरी तरह से घबरा गए। वो रमेश को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर रमेश को चेक करने लगा और बोला, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, इनका बीपी हाई हो गया है। आज से इन्हें रोज बीपी की दवाई खानी पड़ेगी और इन्हें भोजन में तली हुई चिकनी वस्तुएं बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि पूरी, घी वगैरह वगैरह, और समय समय पर इन्हें दवाई भी लेनी पड़ेगी। रमेश को होश आ चुका था। रमेश डॉक्टर की बातें सुन रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। घबराइए मत रमेश जी, आप ठीक हो जाएंगे। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बस टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? आज मुझे तुम्हारी वो 10 वर्ष पुरानी बात याद आ गई मोहन। मैं समझ गया कि इंसान की खुशी अधिक धन कमाने में नहीं है। अब देखो ना, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? मगर मैं खुश होने के बजाय उल्टा बेहोश हो गया। अधिक धन कमाने के चक्कर में मैंने अपना पूरा स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। आज मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अब मुझे हमेशा हाई ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी और नपातुला भोजन ही करना पड़ेगा। घबराइए मत रमेश जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस ज्यादा धन कमाने की लालसा छोड़ दीजिए और ईश्वर ने आपको जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। हमेशा मुस्कुराइए और खुश रहिए। आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी समाप्त हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। मोहन की बात रमेश की समझ में आ गई। उस दिन के बाद रमेश खुश रहने लगा। अब उसने चिंता करनी छोड़ दी थी। कुछ ही समय के बाद रमेश के साथ एक चमत्कार हुआ, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया और रमेश से बोला, रमेश जी, ब्लड प्रेशर में ऐसा बहुत कम होता है कि मरीज बगैर गोली खाए ठीक रहे, लेकिन आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। समझ में नहीं आ रहा है कि बिना दवाई खाए ये चमत्कार हो कैसे गया। क्योंकि मैं स्वस्थ रहने का उपाय जान गया हूँ डॉक्टर। इंसान का खुश रहना ही उसके स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी निशानी है। इसीलिए अब मैं कभी टेंशन नहीं लेता और अपना पूरा ख्याल रखता हूँ। आज रमेश और मोहन दोनों एक साथ बैठकर शाम को गप्पे लड़ाते हैं। रमेश ने अब चिंता करना छोड़ दिया है और वो खुश रहता है।
और किसी भी बात की कोई चिंता नहीं लेता। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान को ज्यादा धन कमाने की लालसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो खुशी परिवार के साथ समय बिताने में मिलती है, वो खुशी हमें अधिक धन कमाने के बाद भी प्राप्त नहीं होती।